जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए मैराथन क्लास, जिसमें आपको हम रोज़ डेली प्रैक्टिस सेट्स कराते हैं। और इनमें से हमने अभी तक आपको 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए हैं और आज हमारा जो है वो 6th नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अभी तक अगर आपने ये 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप हमारे इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप क्लास देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने भी कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो भी हमारे है ना जो महिला पर्यवेक्षक के लिए जो क्लासेस चल रही है उनका प्लेलिस्ट में 2 सेक्शन मिलेंगे। एक आपको टॉप 5000 क्वेश्चन वाला मिलेगा और एक टॉप 100 क्वेश्चन वाला सेक्शन मिलेगा। और दोनों सेक्शन की आप क्लास को अगर थोड़ा स्पीड तेज करके भी देखेंगे तो भी आपको 155 प्लस आपके जो क्वेश्चन है इतने कम दिनों में भी कंप्लीट हो सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, पूरी क्लासेस को देखना होगा, हर एक क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से लगाना होगा और यहाँ से आप थोड़ा भले स्पीड तेज करके देख लें तो पूरी क्लास अगर आप देख लेंगे तो बिल्कुल आपके 155 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ठीक हो जाएंगे। अभी भी है ना, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपके अभी भी ठीक हो जाएंगे। और अगर इन क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से पीडीएफ आपको रोज़ की क्लास की जो पीडीएफ्स है वो मिल जाएंगी। आप जाएंगे और आप पीडीएफ ले सकते हैं, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से आप हम पीडीएफ ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है हमने, आप जाएंगे और वहाँ से लिंक पर जाकर और आप प्लेलिस्ट से ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा आपका रोज़ डेली टॉप 50 क्वेश्चन वाला भी महिला पर्यवेक्षक के लिए क्लास चल रही है। और अगर आप वो नहीं देखते हैं तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिए, हर एक क्लास को अच्छे से देखिए। तो आपके अगर बिल्कुल भी आपका थोड़ा सा भी अभी भी अगर आपका थोड़ा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, तो भी आपको हम इतने सारे MCQs करा देंगे कि आप इन MCQs से ही आप 155 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट कर सकते हैं। और ये सारी जो क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस आपको बिल्कुल यूट्यूब पे देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर इसकी थ्योरिकल भी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी थ्योरी का टाइम नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन लगाकर अपनी जो नंबर है उनको आप बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। और आज हमारा 6th नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो ये 6th नंबर के प्रैक्टिस सेट आज का स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर देंगे, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर करें। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से कि आपका एग्ज़ाम, आने वाला एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा जाए, सभी लोगों का अच्छा जाए। और हम लोग आपके लिए इतनी शुभकामना करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से अच्छे पेपर देकर आएँ और आपका इस बार सिलेक्शन ज़रूर हो। ठीक है, तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। चल अब हमारी क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप सभी लोगों ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग क्लास में अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। हर एक क्वेश्चंस का अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर याद भी आप बहुत अच्छे से लगा भी लेंगे और याद भी रहेगा। और अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं तो आप लास्ट में बताएंगे कि आपके टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। चलिए बताइए।
तो कब किया गया था? 2010 में, 2011 में, 2012 में या फिर 2013 में। बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 2010, 2011, 2012 या फिर 2013। तो देखिए ये जो अधिनियम है ये कब लागू किया गया था? तो 2012 में किया गया था। कब किया गया था? 2012 में ये अधिनियम लागू किया गया था, पारित किया गया था, ठीक है। और इसमें बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण करने के लिए ये अधिनियम लेकर आए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2012 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्पेंस किसकी विशेषता है? जो असमंजस होता है, जो सस्पेंस होता है, वो किसकी विशेषता होता है? दंड संचित्र की, मतलब जो बार चार्ट होता है उसकी विशेषता होती है, या फिर पिक्टोरियल चार्ट की विशेषता होती है, या फिर स्ट्रिप टीज चार्ट की विशेषता होती है, या फिर पाई चार्ट की विशेषता होती है? बताइए जो सस्पेंस होता है वो किसकी विशेषता होती है? सस्पेंस आपको किस चार्ट में देखने को मिलता है? बताइए, सभी लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में लगाइएगा कि सस्पेंस की विशेषता है। बताइए सस्पेंस किस चार्ट में देखने को मिलता है? तो सस्पेंस जो है वो स्ट्रिप टीज चार्ट में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? स्ट्रिप टीज चार्ट में देखने को मिलता है। सस्पेंस किस में देखने को मिलता है? स्ट्रिप टीज चार्ट में देखने को मिलता है, जिसे उत्सुकताजनक जो संचित्र भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार की परिभाषा का गर्भित अर्थ है। जो संचार की परिभाषा होती है, डेफिनेशन, जो कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन होती है वो किससे इम्पल्स होती है? बताइए किससे गर्भित, मतलब कि संचार की परिभाषा का गर्भित अर्थ क्या होगा? संचार अधिकांश शाब्दिक मौखिक होता है, या संचार अधिकांश लिखित होता है, अधिकांश संचार ऊर्ध्व दिशा में होता है, या संचार करने के लिए समझना आवश्यक होता है? बताइए क्या होता है? संचार की इनमें से सबसे सही परिभाषा कौन सी हो सकती है? डेफिनेशन कौन सी हो सकती है? तो जो ये संचार जो होता है, कम्युनिकेशन होता है, ये एक क्या है? तो संचार, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसकी जो राइट डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि संचार करने के लिए समझना आवश्यक होता है ना। संचार अगर करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए समझना, अंडरस्टैंडिंग मस्ट ऑकर टू हैव कम्युनिकेशन। संचार करने के लिए हमको समझना आवश्यक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा समूह विधि कानून द्वारा बनता है? बताइए इनमें से कौन सा जो समूह है वो एक विधि द्वारा बनाया गया है या फिर कानून द्वारा बनाया गया है? तो वो विवाह है, या फिर संलग्नता है, या फिर कोर्टशिप है, या फिर उपरोक्त सभी है? बताइए कौन सा समूह जो है वो एक कानून विधि द्वारा बनाया गया है, जिसको कोर्ट के द्वारा मतलब मान्यता दी जाती है? बताइए कौन सा है? कि विवाह है, या फिर संलग्नता मतलब एंगेजमेंट, या फिर कोर्टशिप, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो हैं एक कानून विधि द्वारा बनाए गए हैं। ये सभी क्या है? कानून विधि द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। चाहे वो फिर मैरिज हो, एंगेजमेंट हो, कोर्टशिप हो, या फिर ऑल ऑफ दीज सभी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान पूर्वज मूल होने को कहते हैं? बताइए समान पूर्वज मूल होने को कहते हैं। ऑरिजिन फ्रॉम सम एंसेस्टर्स आर नॉन एज। बताइए देखिए समान पूर्वज किसके होते हैं? विद्यालय में होंगे, या फिर संगोत्रता, या फिर आस पड़ोस के लोग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जिनके पूर्वज समान होते हैं तो वो कैसे होते हैं? एक सेम गोत्र के होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सगोत्रता होता है। क्या होता है? सगोत्रता, मतलब किनशिप बोला जाता है, किनशिप बोला जाता है इसको। जिसके पूर्वज समान होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? किनशिप बोला जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? किनशिप कहा जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, बताइए। पहली पंचवर्षीय योजना, टोटल पंचवर्षीय कितनी, 12 पंचवर्षीय योजना आई थी टोटल, और जिसमें से 12वें नंबर की जो थी वो 2012 से लेके 2017 तक की थी। और इससे है ना पंचायत से संबंधित हमने पूरे क्वेश्चंस, पंचायती जो पंचवर्षीय योजना है उससे संबंधित हमने एक अलग से ही सेपरेट क्लास ली है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाएं और क्लास को ज़रूर देखिएगा। ये क्लास लेने के बाद आप ज़रूर देखिए, इसमें हमने पूरा पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ठीक है। तो बताइए पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 में आई थी। कब आई थी, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक रही थी। फर्स्ट जो हमारी 5 ईयर प्लान था वो कब रहा था, तो 1 अप्रैल 1955 टू मार्च 31 मार्च 1955 तक रही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना को किसके मॉडल पर आधारित था, बताइए। दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी, या चरण सिंह जी के, या फिर फजल अली, या पीसी महालनोबिस, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताएं। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से लेकर और 1961 तक आई थी, ठीक है। 1956 से 1961 तक रही थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी, तो वो पीसी महालनोबिस जो थे इनकी मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस जो हैं इनके मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। इनके मॉडल पर आधारित थी सेकंड पंचवर्षीय योजना। और इसमें क्या किया गया था, भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया था। किस पे, भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया था। मतलब कि इनमें है ना उद्योग को औद्योगिकरण का क्या किया गया था, विकास किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पीसी महालनोबिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस सामाजिक समूह के लिए भाग के रूप में शुल्कों का आवश्यक, मतलब कि शुल्कों का होना आवश्यक है। किस सामाजिक समूह में, बताइए कौन सा इनमें से सामाजिक समूह है जिसमें है ना हमें फीस, मतलब कि जो हमारी फीस जो रहती है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बताइए फैमिली में, या फिर आस पड़ोस में, या विद्यालय में, या फिर उपरोक्त सभी, बताएंगे आप सभी लोग बताएंगे कि कौन फीस आर रिक्वायर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ विच सोशल ग्रुप्स, बताइए कौन सा सामाजिक ग्रुप होता है जिसमें फ़ीस की रिक्वायरमेंट होती है। फैमिली में, तो देखिए फैमिली में कोई फ़ीस की ज़रूरत नहीं होती है हमको। हमारी जो नेबर्स होते हैं उनमें भी हमको फ़ीस की ज़रूरत नहीं होती। तो उपरोक्त सभी तो ये आंसर बन ही नहीं सकता। तो राइट आंसर क्या होता है, विद्यालय। स्कूल में हमको फ़ीस की आवश्यकता होती है, ठीक है, फ़ीस की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ये जो विद्यालय है एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें हमको फ़ीस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली इसमें किसमें निहित है। डैश इज बेस्ट विथ डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, बताएं नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली किसमें निहित है। नकारात्मक प्रेरणा में, या प्राधिकार का केंद्रीकरण, या प्राधिकार का विकेंद्रीकरण, या एक तरफा संचार, बताएं। अगर आप किसी चीज़ को, किसी ग्रुप को लीड कर रहे हैं और आपके अंदर इनमें से कौन सा एक जो शैली है, एक स्टाइल है जो आपके अंदर होनी चाहिए। नकारात्मक प्रेरणा, जो नेगेटिव मोटिवेशन होता है वो होना चाहिए आपके अंदर, या फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, या वन वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए। तो देखिए आप नकारात्मक होंगे, अगर आपके अंदर खुद नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होगी तो आप किसी चीज़ को लीडरशिप नहीं कर सकते हैं। तो नकारात्मक तो होगा ही नहीं। फिर आ जाता है इसके बाद कि अगर आप ना किसी चीज़ को केंद्रीकृत कर रहे हैं,
तो केंद्रीकृत करेंगे तो आप सिर्फ एक केंद्रीकरण करने से इन द सेंस कि आप सिर्फ एक ही व्यक्ति सभी पर रूल कर सकता है या सभी चीज़ों को नेतृत्व कर सकता है। तो केंद्रीकरण का मतलब बीच में एक किसी के ऊपर भार डालना कि आप ही पूरे क्या करेंगे, कोई भी फैसला है या कोई भी आपका जो भी आपका जो आप निर्णय लेते हैं तो वो आप सिर्फ एक व्यक्ति पर डालेंगे तो ऐसा हो ही नहीं, फिर ऐसा भी नहीं कर सकते। ऐसा नेतृत्वकर्ता भी अच्छा नहीं माना जाता है कि वो नेतृत्वकर्ता खुद ही अपनी अपनी चलाएगा। तो नेतृत्व अगर अच्छा है और लोकतांत्रिक बोला गया है तो लोकतांत्रिक में विकेंद्रीकरण बहुत ज़रूरी होता है। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है सभी को जो अपनी एक गवर्नेंस होती है उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना ही विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो इसका क्या करना चाहिए, प्राधिकार का जो भी आपकी अथॉरिटी है उसका डिसेंट्रलाइज जरूर उसको करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समूह में कार्य करने की योग्यता और इच्छा दोनों हो तो उपयुक्त नेतृत्व शैली होगी। देखिए एक ऐसा ग्रुप जिसमें कार्य करने की योग्यता भी है और उसकी काम करने की इच्छा भी है, तो ये दोनों ही अगर किसी ग्रुप में है तो उसका जो नेतृत्व शैली है वो किस तरीके की है ना। तो टेलिंग मतलब कहने बताने के लायक है, या फिर सेलिंग बेचने वाली है, भाग लेने वाली है, या फिर प्रतिनियुक्ति करने वाली है, कार्य सौंपने वाली है। बताइए किस प्रकार की इस ग्रुप की जो शैली है वो किस प्रकार की मानी जाएगी। तो if the group have the ability and the willingness of work the सुटेबल लीडरशिप स्टाइल इज़। तो देखिए किसी ग्रुप में अगर कार्य करने की योग्यता भी है और उसकी इच्छा भी है तो ये किस प्रकार की नेतृत्व शैली को बताएगा, तो ये है पार्टिसिपेशन वाली शैली को बताएगा। मतलब वो लोग भाग ले रहे हैं, वो अपने मन से उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और ऐसा ग्रुप जो रहता है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस होता है कि हर एक उस ग्रुप का मेंबर ये कहे कि किसी भी चीज़ में अपने मन से पार्टिसिपेट करने की इच्छा रखेगा तो वो अपने वर्क को अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्टिसिपेटिंग या फिर भाग लेने वाली इच्छा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी। बताइए जैसे कि सेकंड जो है वो किसके मॉडल पर आधारित थी, तो सेकंड वाली जो थी वो किसके मॉडल पे, महालनोबिस जी के मॉडल पर आधारित थी। उसी प्रकार से 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो किसके मॉडल पर आधारित है, केसी पात के, बाघेला या डीडी धार की मॉडल पर। बताइए किस पर आधारित है। सभी लोग आंसर लगाएंगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देंगे और क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। बताइए देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डीडी धार। डीडी धार की जो मॉडल है उस पर आधारित थी, है ना। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो किसके मॉडल पर आधारित थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना डीडी धार के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीडी धार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी विकल्प नेतृत्वकर्ताओं के रूप में उभरने वाले व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तित्व अभिलक्षण है। बताइए इनमें से एक विकल्प है जिसको छोड़कर बाकी सभी विकल्प जो रहेंगे वो नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने वाले कोई व्यक्ति है जो अच्छी लीडरशिप करना स्टार्ट उसने किया है और बहुत अच्छा उसमें कर भी रहा है, तो उस व्यक्ति का इनमें से एक गुण नहीं होगा, बाकी सारे गुण उसके होंगे। बताइए कौन से हैं, कि वो भावात्मक स्थिरता है उसके अंदर, या प्रियता मतलब सहमत होने का इच्छुक होना, या फिर बहिर्मुखी होना, या फिर अनुभव के लिए खुलापन होना। बताइए किस प्रकार का एक कार्य व्यक्तित्व का उसका लक्षण नहीं होगा, बाकी 3 लक्षण तो उसके हैं।
तो इनमें से कौन सा लक्षण नहीं होगा। सभी लोग आंसर लगाएंगे कि कौन सा नहीं होगा। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति है और वो नेतृत्व करता, मतलब कि एक लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, तो उसका जो भी व्यक्तित्व रहेगा वो कैसा रहेगा, भावात्मक स्थिरता उसके अंदर बिल्कुल रहेगी। ठीक है। फिर बहिर्मुखी होगा, एक्स्ट्रावर्जन होगा, मतलब कि बाहर की चीज़ों को भी देखने का, बाहर की चीज़ों को भी एब्जॉर्ब करने का उसके अंदर एक मैनर्स होगा। और अनुभव के लिए खुलापन, मतलब हर एक जगह से अनुभव करना चाहेगा। लेकिन सहमत होने का इच्छुक नहीं। अगर वो उसका जो भी ग्रुप है और वो कुछ बात कर रहा है तो इच्छुक नहीं होना। अगर आप सहमत हैं तो बोलना पड़ेगा कि हाँ सहमत है, और नहीं है तो मना करना पड़ेगा। मतलब इच्छुक मीन्स क्या है कि हाँ ठीक है हम सहमत भी हैं और नहीं भी हैं। तो वो अगर ऐसा नेतृत्व करता है या लीडर होगा तो वो ग्रुप जो रहेगा ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाता है। तो ये कोई भी मतलब एक अच्छा जो लीडर होता है उसका ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार को अपुष्ट, मतलब कि ग्रेप बाइन संचार भी कहते हैं। बताइए किस संचार को हम ग्रेप बाइन संचार कहते हैं। विच कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप बाइन। बताइए औपचारिक संचार को, अनौपचारिक संचार को, या फिर पार्थिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं किस प्रकार के संचार को हम ग्रेप बाइन संचार भी कहते हैं। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो देखिए किस प्रकार के संचार को बोलेंगे। तो जो अनौपचारिक संचार होता है, अनौपचारिक जो इनफॉर्मल जो संचार होता है उसको हम ग्रेप बाइन संचार कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेप बाइन संचार कहते हैं। तो जो इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होगा उसको हम, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नोन एज अ ग्रेप बाइन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह भिन्न व्यक्तियों की होता है। बताइए किस, जो समूह जो रहता है भिन्न व्यक्तियों का होता है, क्या होता है, यूनिट मतलब इकाई होती है, या फिर परंपराएं मतलब ट्रेडिशनल होता है, स्किल होता है, या उपरोक्त सभी होता है। कोई एक ग्रुप है और वो अलग अलग पर्सनालिटी उसके अंदर है, अलग अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम, उसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, या फिर ट्रेडिशनल कहेंगे, स्किल कहेंगे, या ऑल ऑफ दीज, सारे सभी इसके आंसर हो जाएंगे। बताएं। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अलग अलग व्यक्तियों की एक क्या है, यूनिटी है, यूनिट है मतलब इकाई है, हम इसको क्या बोलेंगे, इकाई कहते हैं। परंपरा नहीं होता, कौशल नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि ग्रुप हम किसको बोलेंगे, जिसमें है ना, हाँ, ग्रुप इज़ अ यूनिट ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटी, है ना। तो डिफरेंट अलग अलग प्रकार की पर्सनालिटियों का ग्रुप होता है। ये क्या होती है कि यूनिट होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं कि ये किसी चीज़ का ग्रुप है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने योजना आयोग स्थापित किया था। बताइए भारत सरकार ने योजना आयोग कब बनाया था। योजना आयोग ही क्या बनाता है, पंचवर्षीय योजना लाता है। क्या लाता है, जो पंचवर्षीय योजना था, पंचवर्षीय योजना लाता था। लेकिन अब ये जो पंचवर्षीय योजना है 2017 से बंद हो चुकी है, और लास्ट जो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी। अब क्या आ चुका है, नीति आयोग आ गया है, और नीति आयोग क्या करता है, नीतियों का निर्माण करता है। 5 वर्ष के लिए नहीं लाता है ये, है ना। तो ये नीतियों का निर्माण करता है, और योजना आयोग जो था वो पंचवर्षीय योजनाएं लाता था। तो देखिए योजना आयोग कब बना था, तो योजना आयोग बना था मार्च 1950 में। कब बना था, मार्च 1950 में बना था। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्च 1950 में बना था। जो कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लाया था, तो अप्रैल 1951 से, और मार्च
1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेतृत्वकर्ता अपने भाषण तथा चरित्र में ईमानदार होता है वे क्या दर्शाता है? देखिए, ऐसा लीडर जो कि अपने भाषण और अपने चरित्र में ईमानदार हो वो क्या मतलब कि वो क्या दर्शाएगा? धैर्य या फिर सेवकत्व या सर्वेंटहुड होता है, या सत्यनिष्ठा वाला होता है, इंटीग्रिटी होती है उसके अंदर, या फिर इनमें से कुछ नहीं? बताइए। अ लीडर हु इज ऑनेस्ट इन स्पीच एंड अपराइट द कैरेक्टर एक्सहिबिट्स। बताइए, जो अपने भाषण मतलब कि स्पीच में और उसके चरित्र में कैसा हो? ईमानदार हो। तो ऐसा लीडर हम क्या बोलेंगे? तो ऐसा लीडर जो रहता है वो इंटीग्रिटी होती है, उसके अंदर क्या होती है? सत्यनिष्ठा होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या होती है? सत्यनिष्ठा होती है, इंटीग्रिटी होती है। ऐसा जो नेतृत्व करता होता है वो कैसा होता है? उसके अंदर क्या होती है? इंटीग्रिटी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने सामर्थ्य के शीर्ष तक पहुंचने की इच्छा को क्या कहते हैं? देखिए, आपके अंदर जितना भी पोटेंशियल है ना, आपके अंदर जितना भी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग आप है ना शीर्ष पर पहुंचने की इच्छा रखते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको स्वानुभूति कहा जाएगा। ठीक है, स्वानुभूति की आवश्यकता मतलब स्वयं के बोध की आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति को, ये सुरक्षा की आवश्यकता है, सम्मान की आवश्यकता है, या फिर सामाजिक आवश्यकता है? बताइए। अपने सामर्थ्य के शीर्ष तक पहुंचने की इच्छा को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? द डिज़ायर टू रीच टू द पीक ऑफ वंस पोटेंशियल इज कॉल्ड। बताइए। तो देखिए, ऐसे इच्छा को हम क्या बोलते हैं? तो स्वानुभूति कहा जाता है। जो स्वयं के बोध की आवश्यकता जिसमें होता है उसको कहा जाता है ना सेल्फ जो एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, तो स्वानुभूति मतलब स्वयं के बोध की आवश्यकता को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को स्वयं की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्वयं के बोध की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझा भाषा किस सामाजिक समूह का घटक है? बताइए। साझा भाषा जो है वो किस सामाजिक समूह का घटक है? कॉमन लैंग्वेज इज फैक्टर ऑफ विच सोशल ग्रुप? राजनीतिक ग्रुप मतलब कि पोटेंशियल ग्रुप की, या परिवार, या क्लब, या फिर भीड़? बताइए। साझा भाषा जो कॉमन लैंग्वेज हो किसी की, तो वो किस प्रकार के ग्रुप में आएगा? कोई भी राजनीतिक ग्रुप में आएगा, या परिवार में आएगा, या फिर क्लब में आएगा, या उसको हम भीड़ में बोलेंगे, क्राउड बोलेंगे? बताइए। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति देखिए जिसकी है ना कॉमन लैंग्वेज है तो वो राजनीतिक ग्रुप हो ही नहीं सकता। राजनीतिक ग्रुप में एक ग्रुप में अलग अलग लैंग्वेज के लोग भी आते हैं। हो सकता है किसी को इंग्लिश आती हो सकता है किसी को सिर्फ हिंदी आती हो, तमिल ही आती हो, या फिर पंजाबी आती हो, या फिर गुजराती आती हो। तो हम इसमें ये नहीं बता सकते हैं कि एक ही लैंग्वेज के मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ एक ही लैंग्वेज के हैं, तो राइट ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है क्लब है, तो क्लब में भी अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग आते हैं। एक ही क्लब से जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि आईपीएल चलते हैं तो उसमें एक टीम होती है और उस टीम में अलग अलग खिलाड़ियों को खरीदा जाता है। तो वो अलग अलग खिलाड़ी हो सकता है, कोई तमिलनाडु का हो, कोई केरल का हो, या कर्नाटक का हो, गुजरात का हो, है ना, कोई मध्य प्रदेश का भी हो सकता है, कोई पंजाब का भी हो सकता है। और फॉरेन कंट्री के तो आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना, इंग्लैंड। तो देखिए सबकी लैंग्वेज क्या अलग होगी। तो वो जो क्लब बनता है, तो जैसे कि फुटबॉल क्लब होते हैं तो उसमें भी अलग अलग रहते हैं, तो उनकी भी लैंग्वेज क्या हो सकती, सेम नहीं हो सकती। और भीड़ क्राउड की तो
क्राउड का तो कोई पहचान ही नहीं होती, भीड़ ही नहीं होती, भीड़ का है तो कोई लैंग्वेज ही नहीं हो सकती, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिनकी कॉमन लैंग्वेज होगी वो सिर्फ एक फैमिली के हो सकते हैं, है ना। एक फैमिली के हैं, अगर एक फैमिली में 5 जने हैं, 4 जने हैं, 7 जने हैं, जितने भी हैं, वो एक सातों के सातों मेंबर जो रहेंगे वो एक कॉमन लैंग्वेज तो ज़रूर बोलेंगे। तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, परिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेतृत्व लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, धन की शक्ति नहीं। देखिए ये अवधारणा किससे संबंधित है, एक अवधारणा है, एक मॉडल है जिसने ये माना है कि नेतृत्व जो रहता है वो लोगों के कार्य को प्रेरित कर सकता है। अगर आप एक अच्छी लीडरशिप दिखाते हैं तो आपके जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं वो सब कार्य किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। लेकिन आप अगर उनको पैसे दिखाएंगे, धन की शक्ति दिखाएंगे तो हो सकता है कुछ लोग कर ले, लेकिन सभी मेंबर पैसे के लालच में आके काम करने वाले नहीं हो सकते हैं। तो ये किस प्रकार के मॉडल से संबंधित है, निरंकुश मतलब एक तंत्रीय मॉडल से संबंधित है, या अभिरक्षी मॉडल से संबंधित है, अनुपोषक मॉडल से संबंधित है, या बहुल या फिर मंडली मॉडल से संबंधित है। बताइए किस प्रकार का मॉडल इसके अंतर्गत आता है। सभी लोग आंसर लगाएंगे, क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलेंगे, है ना। और क्लास पसंद आ रही हो, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो क्लास को लाइक भी कर देंगे। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये किस प्रकार का मॉडल है, तो ये अभिरक्षी मॉडल है। किसका है, अभिरक्षी मॉडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें क्या नेतृत्व करने को कहा जाता है, ना कि पैसे की शक्ति दिखाने को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिरक्षी मॉडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेतृत्वकर्ता को क्या नहीं होना चाहिए। बताइए, एक लीडर है उसको क्या नहीं होना, अ लीडर शुड नॉट आत्मविश्वास से पूर्ण नहीं होना चाहिए, या फिर अपनी उपलब्धि को बड़ा चढ़ा कर दिखाने वाला नहीं होना चाहिए, प्रोत्साहन प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं किस प्रकार का नहीं होना चाहिए, एक लीडर जो है इनमें से किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। बी कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, या फिर मतलब कि कोई भी उसने अचीव किया है और उसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर करके बता रहा है कि देखिए मैंने ये करा वो करा, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। या फिर अगर उनको इनकरेजमेंट मिल रहा है तो उसको रिसीव प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नेतृत्वकर्ता कोई भी है, लीडर कोई है तो उसको है ना किस तरीके का नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपनी अचीवमेंट को बड़ा चढ़ाकर दिखाए। कैसा नहीं होना चाहिए कि जो अपनी अचीवमेंट को क्या बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर करके बताएगा ना, मैग्नीफाई करके नहीं बताना चाहिए। एक आत्मविश्वास, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए। जब लीडर ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसके ग्रुप के अदर मेंबर्स कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, है ना। तो ये तो उसके अंदर होना ही चाहिए। दूसरा है, अगर कुछ अच्छा कार्य कर रहा है तो बिल्कुल उसको इनकरेजमेंट मिल रही है तो उसको रिसीव करना चाहिए, है ना। और लेकिन अपने जो अचीवमेंट है उसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर करके नहीं बताना चाहिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्यशाला एक उदाहरण है। बताइए वर्कशॉप होती है वो किसका एग्जाम्पल होता है, व्यक्तिगत पद्धति का, या फिर फार्म पद्धति का, या सामूहिक पद्धति का, या सर्वजन पद्धति का। बताइए किसका एग्जाम्पल होता है, वर्कशॉप जो होती है वो किसका एग्जाम्पल होता है, पर्सनल अप्रोच का, फॉर्म अप्रोच का, या ग्रुप अप्रोच का, या मास अप्रोच का। बताएं वर्कशॉप किसका एग्जाम्पल होगी। तो देखिए कोई भी वर्कशॉप है, कार्यशाला है, तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल होगी, तो वो एक उसमें सभी, जैसे एक व्यक्ति तो एक वर्कशॉप चला नहीं सकता है, ठीक है। एक फार्म
पद्धति से रिलेट तो होगी नहीं और मास अप्रोच नहीं होगा। ये कैसा होता है, एक सामूहिक पद्धति होती है, इसमें एक ग्रुप में कार्य करते हैं। कोई भी वर्कशॉप है उस पर एक ग्रुप में कार्य किया जाता है, हर व्यक्ति जाके उसमें कार्य नहीं करता, सर्वजन नहीं होती है ना, एक ग्रुप होता है जो उस वर्कशॉप पे काम करता है, इसलिए ये कैसा होता है, ग्रुप अप्रोच होता है। तो एक वर्कशॉप जो होती है, कार्यशाला जो होती है वो कैसी होती है, ग्रुप अप्रोच होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ग्रुप अप्रोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतराल किस प्रकार के संचित्र मतलब कि जो चार्ट होता है उसकी विशेषता है, बताएं। जो इंटरवल आर द फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ चार्ट। देखिए अंतराल जो होता है मतलब बीच बीच में इंटरवल बताया जाएगा, वो किस चार्ट में बताया जाता है। समय सारणी चरित जो चार्ट होता है मतलब टाइम टेबल चार्ट होता है उसमें ये लाइन चार्ट में बताया जाता है, बार चार्ट में बताया जाता है, या फिर ग्राफ चार्ट में बताया जाता है। बताइए किस में बताया जाता है। तो देखिए जो अंतराल मतलब कि जो इंटरवल होते हैं वो किस चार्ट में बताए जाते हैं, तो जिसमें टाइम टेबल होगा, है ना। टाइम टेबल किस में, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमारे स्कूल में भी क्या होते हैं, इंटरवल होते हैं, तो हम उसमें हमारे टाइम टेबल में इंटरवल दिया जाता है। जबकि लाइन मतलब कि जो लाइन चार्ट होते हैं उनमें कोई इंटरवल नहीं होता है, बार चार्ट में भी इंटरवल नहीं होता है, और ग्रुप चार्ट जो ग्राफ चार्ट होता है उसमें भी नहीं होता। लेकिन ये टाइम टेबल का जो चार्ट होता है उस टाइम टेबल के चार्ट में ज़रूर क्या होता है, इंटरवल ज़रूर बताया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइम टेबल चार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग किसके दौरान आरंभ किया गया था। देखिए भारत का जो परमाणु ऊर्जा आयोग है वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्टार्ट किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं या फिर सातवीं। बताइए किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्टार्ट किया गया था। सभी लोग आंसर लगाएंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना के तहत तो कृषि को लाया गया था, कृषि के लिए चलाई गई थी, और ये 51 से लेकर और 56 तक चली थी, ठीक है। और इसमें पूछा है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा का पूछा है, तो याद रखें भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, इसका कब बनाई गई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत ही बनाई गई थी, जिसमें है ना क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ के बारे में बताया गया था। तो इसमें कृषि के बारे में भी आया था, ठीक है, कृषि के बारे में भी आया था, और परमाणु ऊर्जा के बारे में भी इसमें काम किया गया था, ठीक है। परमाणु ऊर्जा के रूप में के लिए भी इसमें काम किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना, जिसमें कृषि और भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग दोनों को आरंभ किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक संबंध का मापन करने की जो समाज मिति नामक तकनीक है वो किसने विकसित की थी। समाज के जो संबंध है उसका मापन करने के लिए एक तकनीक की यूज़ की जाती है जिसका नाम है समाज मिति। अब वो समाज मिति जो तकनीक है वो किसने लेकर आए थे, बताइए। मेजुलो लाए थे, या जेम्स विक्टर लाए थे, या फिर जेकब मोरेनो लाए थे, या फिर फेडरिक हर्जबर्ग लाए थे। बताइए कौन लेकर आया था। सामाजिक संबंध का मापन करने की जो समाज मिति नामक तकनीक है वो किसने व्यक्त की थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने की थी, जेम्स विक्टर ने की थी। किसने की थी, जेम्स विक्टर ने की थी, ठीक है। जो समाज मिति नामक तकनीक किसने लेकर आए थे, तो जेम्स विक्टर लाए थे, और जिसमें क्या किया जाता है कि सामाजिक संबंधों का मापन किया जाता है। तो राइट आंसर जेम्स विक्टर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना को भारत की शिक्षा योजना भी कहा जाता है। बताइए किस पंचवर्षीय योजना को भारत की शिक्षा योजना भी कहा जाता है। नवीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं। बताइए किस पंचवर्षीय योजना को भारत की शिक्षा योजना भी कहा जाता है। बताइए
किसको कहा जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को भारत की शिक्षा योजना, और किसने कहा था? तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था। और किस पंचवर्षीय योजना को कहा था? तो वो कहा था 11वीं पंचवर्षीय योजना। किसको कहा था? 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसको कहा गया था भारत की शिक्षा योजना कहा गया था। और ये कब आई थी? तो ये आई थी, ठीक है, ये कब आई थी? तो ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ये 2007 से और 2012 तक, ठीक है, 2007 से 2012 तक रही थी। और ये जो है ये 2002 से लेकर 2007 तक रही थी। और नवी जो है वो कब तक रही थी? तो 1997 से लेके 2002 तक रही थी, ठीक है। और ये कब रही थी? तो 2012 से लेकर और 2017 तक रही थी। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए कि किस दौरान हरित क्रांति बताइए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति आई थी जिसने भारत में कृषि उन्नत बनाया था, जिसने भारत को कृषि उन्नत बनाया था। बताइए किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति आई थी? आंसर सभी लगाते हुए चलेंगे और बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर ज़रूर लगाएंगे और लगाते हुए भी चलेंगे और आंसर आप देते हुए भी चलेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख भी देंगे। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखें आप कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें हरित क्रांति आई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति आई थी और इसने उर्वरकों को बहुत ज़्यादा मैन्योर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। और इसके अंतर्गत जो ये किसके? इंदिरा गांधी जी के टाइम पर आई थी, ठीक है। ये कब आई थी? इंदिरा गांधी जी के टाइम पर आई थी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष के उत्सव के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? बताएं। जब भारत के 50 वर्ष हो चुके थे तब कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? छठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं? बताएं कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? जब भारत को 50 साल हो चुके थे, आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, तब कौन सी योजना चल रही थी? पंचवर्षीय योजना, छठी, 7वीं, 8वीं या 9वीं? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी चल रही थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और इसी 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है कब चल रही थी? तो जब भारत को 50 साल हो गए थे, है ना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर और 2002 तक चली थी, ठीक है। 1997 से लेकर 2002 तक चली थी और इसी टाइम पर भारत को 50 साल कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेतृत्व है, बताइए लीडरशिप जो होती है वो क्या होती है? समूह को लक्ष्य, एक सेकेंड, बताए समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावित करने की प्रक्रिया है, या लक्ष्य प्राप्त करने वाला समूह, या फिर समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रवाहित करने का प्रकार है, या समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निर्देशित करना कहलाता है। बताइए नेतृत्व करता क्या करता है? लीडरशिप क्या होती है? सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि बताएंगे लीडरशिप क्या होती है। तो देखिए जो समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावित करने की प्रक्रिया या फिर लक्ष्य प्राप्त करना, तो देखिए राइट आंसर क्या है? तो याद रखें राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीडरशिप क्या होती है कि समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावित करने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब द प्रोसेस इन्फ्लुएंसिंग अ ग्रुप टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, है ना। उनके गोल्स को प्राप्त करवाने के लिए उनको उस दिशा में क्या करना? प्रभावित करना, मतलब उनको प्रभावित करना उस चीज़ के लिए, उसको, है ना, उसको ही हम क्या बोलेंगे? लीडरशिप कहेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आयोजना समिति, ठीक है, योजना है। राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किस वर्ष हुई थी? समिति की पूछा है, राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति पूछ रहा है। योजना आयोग जो था वो कब बना था? तो 1950 में बना था, ठीक है। आयोग 1950 में था, लेकिन इसमें समिति पूछा है। तो राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब हुई थी? 1930 में, 1932 में, 1936 में या फिर 1938 में? कब हुई थी बताएं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में किस वर्ष हुई थी? तो 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी इसमें? 1938 में की गई थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 1938 में की गई थी, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्र मंडली के सदस्य किस प्रकार का सामाजिक समूह है? जो मित्र मंडली होती है, मेंबर इन फ्रेंड सर्कल आर द टाइप ऑफ विच सोशल ग्रुप? बताइए किस प्रकार का समूह होता है? जो मित्र मंडली के जो सदस्य होते हैं किस प्रकार का सामाजिक समूह है? बाह्य समूह मतलब आउट ग्रुप है, या इन ग्रुप है, कार्यात्मक ग्रुप है, या फिर राजनीतिक ग्रुप है? तो देखिए, कोई भी फ्रेंड्स सर्कल होता है वो कैसा होता है? राजनीतिक समूह नहीं होता है। उनका कोई एक, सभी का एक लक्ष्य नहीं होता, कोई एक गोल नहीं होता। सबके अपने अपने गोल होते हैं, बस वो एक दूसरे से क्या होते हैं? आपसी लगाव के कारण क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। तो ये एक कोई राजनीतिक ग्रुप नहीं होता है। दूसरा है कोई कार्यात्मक ग्रुप नहीं, वो किसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने फ्रेंड्स नहीं बनाए। मतलब कि कोई वो जो फ्रेंड्स का ग्रुप है वो कोई कार्य को, एक टारगेट वर्क को काम करने के लिए नहीं बनाया गया है कि इसी कार्य को करने के लिए अपन सब फ्रेंड बन जाते हैं। देन जब ये कार्य हो जाएगा, ये वर्क हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, तो हम फिर हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये कार्यात्मक समूह भी नहीं होता है। ये अंतर मतलब इन ग्रुप भी नहीं होता है। ये कैसा होता है? बहिर् ग्रुप होता है। फ्रेंड्स क्या होते हैं? कहीं से भी, मतलब बहिर् ग्रुप भी नहीं होगा। ये कैसा होगा? इन ग्रुप होगा ना। सभी लोग क्या होते हैं? आपसी लगाव के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक साथ सभी लोग मतलब कि जैसे कि स्कूल में हुआ या फिर कॉलेजेस में हुआ या अदर कहीं भी जो फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं, एक कॉलोनी में भी होते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं? एक प्रकार से कैसे होते हैं? इन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अंतर समूह के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका इन ग्रुप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अंतःक्रिया की बारंबारता किस समूह की का घटक है? जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शंस इन इज अ फैक्टर ऑफ विच ग्रुप? जो अंतरक्रिया की बारंबारता है वो किस समूह का घटक है? प्राथमिक समूह का, राजनीतिक समूह का, लघु समूह का, या फिर आय समूह का? बताएं किस समूह का ग्रुप होता है? जो अंतरक्रिया बारंबारता किस समूह का घटक होता है? बताएं। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये कैसे होते हैं? प्राइमरी ग्रुप होते हैं। ये क्या होते हैं? प्राइमरी ग्रुप होते हैं, प्राथमिक ग्रुप होते हैं, जिनमें अंतःक्रिया की क्या होती? बारंबारता होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शंस होता है, ठीक है, प्राइमरी ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? बताइए, भारत में जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है वो किस वर्ष में आरंभ किया गया था? इन विच ईयर वॉज द 20 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया लॉन्च्ड? बताइए, भारत में 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1970 में, 1975 में, 1980 में, या फिर 1985 में? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर लगाएंगे, क्लास को शेयर भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए बताइए।
देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1995 75 को सॉरी है ना 1975 को इसको लाया गया था। तो भारत का 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम है वो किस वर्ष आरंभ किया गया था, तो 1975 में किया गया था। कब किया गया था, 1975 में किया गया था। और याद रखें ICDS कार्यक्रम भी, ICDS जो कार्यक्रम है ये भी कब आया था, तो 2 अक्टूबर 1975 को आया था। कब आया था, 2 अक्टूबर 1975 को आया था। इसको भी आप याद रखें, ठीक है। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी कब आया था, तो ये 1975 को ही आया था। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफ किसका उदाहरण है, बताइए। ग्राफ जो एग्जाम्पल ऑफ ग्राफ्स आर, क्षेत्रफल आरेख का या रेखा आरेख का या डंडा लेख का या फिर उपरोक्त सभी। तो जो ग्राफ होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, एरिया ग्राफ का, लाइन ग्राफ का, बार ग्राफ का या ऑल ऑफ दीज। बताएं राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो आलेख मतलब कि ग्राफ होते हैं वो किसका उदाहरण होते हैं, तो ग्राफ सभी के उदाहरण होते हैं। ग्राफ सभी प्रकार के होते हैं, चाहे वो एरिया ग्राफ भी बनाया जाता है, लाइन ग्राफ भी बनता है और बार ग्राफ भी बनाया जाता है। तो ये सभी ऑल ऑफ दीज जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठन में आमतौर पर संचार मार्ग जो चैनल है किस का उपयोग सबसे कम होता है, बताइए इनमें से किस संचार मार्ग चैनल का उपयोग सबसे कम होता है किसी भी संगठन में। तो ये अपवर्ड मतलब कि ऊर्ध्वमुखी, ठीक है, मतलब ऊपरी मुखी, या फिर डाउनवर्ड मतलब अधोमुखी नीचे की ओर, या डायगोनल मतलब विकर्ण, ठीक है, या फिर हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। बताइए इनमें से किस संचार माध्यम का मतलब इन सभी संचार माध्यम का उपयोग होता है, लेकिन इनमें से चारों में से सबसे कम किस संचार माध्यम का उपयोग किया जाता है किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बताएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बहुत कम क्या किए जाते हैं उपयोग किया जाता है ना। हॉरिजॉन्टल जो इस हॉरिजॉन्टल इस टाइप से ये वाला जो संचार मार्ग है, ये जो चैनल है कम्युनिकेशन करने का, ये सबसे कम उपयोग में लाया जाता है। जबकि अपवर्ड भी होता है, ठीक है, ऊपर की ओर, और डाउनवर्ड मतलब कि नीचे की ओर, और डायगोनल मीन्स होता है इस तरीके से। तो याद रखें, तो ये जो है सबसे कम जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि स्तनियों का नाभिक रज्जु जो रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो पाया जाता है। बताइए स्तनियों की जो नाभिक रज्जु होती है वो कहाँ पाई जाती है, प्लेसेंटा में पाई जाती है, या फिर अपरा पोशिका शिला और धमनी में पाई जाती है, या फिर कंकाली पेशी में पाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं। बताएं कब कहाँ पर अम्बिलिका जो कॉर्ड होती है वो कहाँ पाई जाती है, बताइए कहाँ पाई जाती है। अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अपरा पोशिका सिरा और धमनी, है ना। कहाँ पर अपरा पोशिका सिरा और धमनी में पाई जाती है। एनल टॉइक बैन और आर्टरीज में पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी शॉर्टकट कुंजी या की प्रिंट प्रीव्यू के लिए इस्तेमाल की जाती है। बताएं इनमें से कौन सी जो है इनमें से कौन सी वाली की है
शॉर्टकट की है जिसका उपयोग हम प्रिंट प्रीव्यू देखने में करते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई या कंट्रोल प्लस आई या फिर अल्टर प्लस आई या फिर अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस आई, बताइए किस का प्रयोग करते हैं। अगर हमें है ना कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे जिससे हमें क्या देखने को मिले, तो हमें प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिले। तो राइट आंसर क्या है, प्रिंट करने से पहले जो व्यू देखा जाता है कि किस तरीके का प्रिंट निकलेगा उसको प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। और इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस आई। क्या अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस आई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शॉर्टकट की का तो ये हो जाएगा अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के कितने विभाग हैं, बताएं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के कितने विभाग हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग लगाएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के कितने भाग हैं, तो कितने हैं, तो 2 भाग हैं। कितने भाग हैं इनके, 2 भाग हैं। ठीक है, 2 भाग हैं किसके, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के 2 भाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बताएं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल है या सिट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल है, बताएं। विटामिन सी हैज़ केमिकल नेम इज़ एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। तो देखिए विटामिन सी का जो नाम है वो क्या है, तो विटामिन सी का जो नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है ना। इससे स्कर्वी रोग भी होता है। ठीक है, विटामिन सी से क्या होता है, तो स्कर्वी रोग भी होता है, इसकी कमी से स्कर्वी होता है और इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और अगर याद रखें आप सब्जियों को धोते हैं, सब्जी को धोने पर जो विटामिन निकल जाता है ना, सब्जी को धोने पर जो विटामिन खत्म हो जाता है वो कौन सा है, तो ठीक है खत्म होता है। ठीक है, तो जो ये विटामिन जो है विटामिन सी सब्जी को धोने पर क्या हो जाता है, निकल जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्वितीय स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटेट्स बनते हैं। एक द्वितीय स्पर्मेटोसाइट्स जो होता है उससे कितने स्पर्मेटेट्स बनेंगे, 1, 2, 3 ये 4 या फिर 8, बताएं कितने बनेंगे। हाउ मैनी स्पर्मेटेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, बताएं। द्वितीय स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटेट्स बनते हैं, तो कितने बनते हैं, 2 स्पर्मेटेट्स बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 स्पर्मेटेट्स बनते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के लिए जनजातीय उपयोजना में आश्रम विद्यालयों में केंद्रीय सरकार का योगदान कितना प्रतिशत है। जो राज्यों में जनजातीय उपयोजनाओं के अंतर्गत जो आश्रम विद्यालय बनाए जाते हैं उसमें केंद्र सरकार का कितना योगदान होता है, 50%, 70%, 80% या फिर 100%, बताएं कितना होता है, कितना परसेंट होता है। तो देखिए जो राज्यों में जनजातीय उप योजना के तहत जो आश्रम विद्यालय बनाए जाते हैं उसमें केंद्र सरकार का पूरा 50% जो रहता है योगदान होता है। ठीक है, खर्च में जो 50% योगदान किसका होता है, तो वो होता है केंद्र सरकार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टेलीविज़न का प्रसारण जो होता है वो किस प्रकार का होता है, सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है या फिर फुल डुप्लेक्स होता है या फिर ऑटोमेटिक होता है। देखिए टेलीविज़न
प्रसारण क्या होता है, तो देखिए इसका पहले हम ये बता दें कि सिंप्लेक्स क्या होता है। जब कोई एक ही माध्यम से एक ही डेटा क्या हो रहा हो, एक ही माध्यम से प्रवाह होता है दूसरे माध्यम में, उसको हम क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स कहते हैं। जैसे कि रेडियो से हमें सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, हम उससे कुछ नहीं कह पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, हमारा वो नहीं सुनते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, सिर्फ सिंप्लेक्स फॉर्म, मतलब कि एक ही तरफ से डेटा क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे कि टीवी में हम देखते हैं तो हमको टीवी में जो भी चल रहा है वो हमको सुनाई देता है, लेकिन हम उनको जो बोलते हैं वो उनको नहीं होता, तो हम उनसे कुछ कह नहीं सकते। तो वो क्या करेंगे, मतलब कि डेटा का एक ही जो दिशा है उसमें प्रवाह हो रहा है, तो उसको सिंप्लेक्स कहते हैं। हाफ डुप्लेक्स क्या होते हैं, इसमें दोनों माध्यम में डेटा प्रवाह फ्लो होता है, लेकिन जब तक एक साइड से होता है तो दूसरा सिर्फ उसको रिसीव कर सकता है, दूसरा उसके साथ साथ नहीं बोल सकता है। जैसे वॉकी टॉकी, जब तक हम एक व्यक्ति यहाँ से बोलेगा तब तक दूसरा उसको रिसीव करेगा, देन फिर ये बंद होगा, फिर वो इसको बोलेगा तो फिर ये पहले वाला रिसीव करेगा। तो मतलब एक टाइम में सिर्फ एक व्यक्ति ही उसमें बोल सकता है, तो उसको हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स क्या होता है, तो फुल डुप्लेक्स मीन्स होता है जैसे हम मोबाइल पर बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी ये लोग बोल रहे हैं, वहाँ से भी वो लोग बोल रहे हैं, दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो वो भी इधर से और ये भी इधर से बोले जा रहा है, तो इस तरीके के जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, फुल डुप्लेक्स होते हैं, है ना। तो अब बताइए टेलीविज़न किस में आएगा, तो टेलीविज़न जो होता है वो सिंप्लेक्स होता है। कैसा होता है, सिंप्लेक्स होता है, इसमें सिर्फ एक ही ओर से क्या होता है, डेटा आता है, ठीक है। तो देखिए आज के क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं। जाते समय क्लास को शेयर करके ज़रूर जाइएगा, और क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक भी करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख कर बताइए, आपके कितने क्वेश्चंस आज सही गए हैं। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 6th नंबर का प्रैक्टिस सेट था, अभी प्रैक्टिस सेट वाली जो सीरीज चल रही है उसमें आज 6ठा आपका प्रैक्टिस सेट था। अगर अभी तक आपने लास्ट 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। और अदर क्लासेस जो हमने ली हैं पूरी, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाली क्लासेस हों या फिर है ना और अदर क्वेश्चंस वाली क्लासेस हों, तो वो सभी हम आपको क्लास में ज़रूर आप उन क्लासों को भी लीजिए, चाहे स्पीड थोड़ा तेज़ करके ले सकते हैं आप, उनको भी ले लीजिएगा ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन आप कर सकते हैं। आपका अगर नंबर कम हो रहे हैं तो आप उनको बढ़ा सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। अभी आपके पास 3 दिन है बीच में, तो आप ज़रूर उसको भी कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बस जाते समय आप क्लास को शेयर करके ज़रूर जाइएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और इसी तरीके से हमको सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस में, अगले क्लास में नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।